जी जनाब, चलें जी सवाल करते हैं हम IS 40 के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कुछ और देखते हैं इसमें कोई इशू कोई प्रॉब्लम किसी को है कि नहीं। पहला सवाल है, हाउ द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 अंडर कॉस्ट मॉडल एंड अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। हमने बताना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जी, ऑन 1 जनवरी ईयर 1 entity P purchase a building for its investment potential. The building cost rupees 1 million with transaction cost of rupees 10,000। बिल्डिंग की हमें कॉस्ट कितनी पड़ी है 1 मिलियन की, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है हमारी 10,000। हमें पता है कि ये भी जो है हमारा किसका पार्ट बनेगी, बिल्डिंग का पार्ट जो है बन रही होगी। फिर द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट दिस डेट वॉज 3 लाख। ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है। व्हाट डज इट मीन कि मतलब जो हमारे पास कॉस्ट थी, कॉस्ट में से अगर हम स्क्रैप वैल्यू लेस करवा दें तो मेरे पास आती है डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिसको हम लाइफ के ऊपर डिवाइड करते हैं, रेट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। उसने हमें डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी दी हुई है, 3 लाख की गिवन की हुई है, और प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी है हमारे पास 50 साल है। कहते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 1 द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू हैड राइजन टू 1.3 मिलियन। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो गई है 1.3 मिलियन हो गई है। रिक्वायरमेंट है हाउ द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 अंडर कॉस्ट मॉडल और अंडर फेयर वैल्यू मॉडल किस तरह प्रेजेंट करेंगे। देखें जी, हम जो है हम अंडर कॉस्ट मॉडल जो है चीज़ों को क्या करके आ चुके हुए हैं, सीख के आ चुके हुए हैं कि अंडर कॉस्ट मॉडल हमारी किस तरह चल रही होती हैं चीज़ें। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से जो भी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास उसकी बुक वैल्यू जो है वो आ रही होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरा एसेट शो होगा 1.01 मिलियन का, बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। अब इसकी डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी 3 लाख, डिवाइड किया 50 से, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी और वो कितनी बनेगी, डेट विल बी 6,000 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन होगी। हम इसको इसमें से क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे, और जो ये रिपोर्ट होगी डैट विल बी 1,004,000। ये हमारी बुक वैल्यू होगी। हम इसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे अंडर बुक वैल्यू मेथड के तहत। और अगर हम बात करें अंडर फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो फेयर वैल्यू पे जो ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू होती है हम हमेशा इसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू क्या है 1.3 मिलियन, हम इसको 1.3 मिलियन का क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये दो अप्रोचेज हैं, अंडर कॉस्ट मॉडल और अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे हो सकते हैं। गॉट इट। और अगर आप फेयर वैल्यू गेन निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। गेन जो है ये पार्ट बनेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपकी अब ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी है 1.3 मिलियन, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 1,010,000। तो गेन कितने का आया आपके पास 2,90,000 का। डैट इज़ अ गेन फॉर यू। इसे आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद है अगला सवाल, विक्टोरिया ओन्स सेवरल प्रॉपर्टीज़ एंड हैज़ अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। 31 दिसंबर उसका ईयर एंड है। वेर एवर पॉसिबल विक्टोरिया कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल। अगर पॉसिबल है तो किस में लिखनी है, उसने फेयर वैल्यू मॉडल के तहत अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉर्ड करना है। कहते हैं प्रॉपर्टी 1 वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी ईयर 1। जो प्रॉपर्टी 1 थी वो 1 जनवरी ईयर 1 पे परचेज़ की गई और उसकी कॉस्ट कितनी थी 1 मिलियन थी, कंप्राइजिंग रुपीज़
5 लाख फॉर लैंड, 5 लाख का लैंड था और 5 लाख की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग की लाइफ जो है वो 40 ईयर्स है और विक्टोरिया इस प्रॉपर्टी को एज अ हेड ऑफिस के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। इसके ऊपर हेड ऑफिस के तौर के ऊपर हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। फिर प्रॉपर्टी 2 acquired many years ago for rupees 1.5 million for its investment potential। ये किस पर्पस के लिए ली है? इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए। 31 दिसंबर ईयर 7 को उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 2.3 मिलियन। ईयर 8 के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू जो है वो कितनी है? 2.7 मिलियन। और प्रॉपर्टी की यूजफुल लाइफ कितनी है? 40 ईयर्स है। फिर प्रॉपर्टी 3 वॉज एक्वायर्ड ऑन 30 जून ईयर 2। कितने की ली है? ₹4 मिलियन की फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। द डायरेक्टर्स बिलीव दैट द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी वॉज 3 मिलियन ऑन दिसंबर ईयर 7। यकीन है कितनी फेयर वैल्यू है? 3 मिलियन है और 3.5 मिलियन ईयर 8 पे है। However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be corroborated। प्रॉपर्टी अलग किस्म की है और ये फिगर एक्यूरेट वगैरह नहीं है, हम इसको चेक नहीं करवा सकते। दिस प्रॉपर्टी हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। लाइफ कितनी है इसकी? 50 साल इसकी लाइफ है। रिक्वायरमेंट है फॉर ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज ब्रीफली स्टेट हाउ इट वुड बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विक्टोरिया फॉर 31 दिसंबर 2000 ईयर 8, आइडेंटिफाइंग एनी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका कोई प्रॉफिट के ऊपर या इसका कोई प्रॉफिट लॉस के ऊपर इम्पैक्ट होगा वो हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। पर प्रोड्यूस एन एनालिसिस ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर विक्टोरिया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 8, showing each of the above properties separately, total column not required। ये इसने हमें सवाल गिवन किया है। ये सवाल क्लियर है आप लोगों को? अब देखें ये सवाल है और इसको हमने अब सॉल्व करना है। देखिए साफ सीधी बात है। पहली बात है कि हमने प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करना है कौन किसके लिए इस्तेमाल हो रही है। देखें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है दैट इज़ यूज्ड एज अ हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस की बात हो रही है तो ये किस में इस्तेमाल होगी? ये हमारी आएगी IAS 16 में, जिसमें हम क्या करेंगे? हम उसकी कॉस्ट, उसमें से जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो लेस करवाएंगे और हम किसके ऊपर शो कर रहे होंगे? जो हमारी बुक वैल्यू होगी हम उसके ऊपर क्या कर रहे होंगे? इसको शो कर रहे होंगे। ठीक है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर। प्रॉपर्टी 2 जो है और उसने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए लेके रखी है तो हम इसे किस पे शो करेंगे? हम इसको IAS 40 के तहत रिकॉर्ड करेंगे। अब चूंकि इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जो ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू है वो है 2.7 मिलियन, हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और इस साल क्योंकि इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ आया है, 2.3 से बढ़ के 2.7 पे गई है, तो जो 0.4 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन होगा हम क्या करेंगे? हम उसके ऊपर इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। प्रॉपर्टी 3 ये भी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए रखी गई है लेकिन इसकी फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है। हम उसको मेजर नहीं कर सकते कितनी है और कितनी नहीं है। जब मेरे पास फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो फिर हम क्या करते हैं? द सिंपल इज़ डैट केस कि हम उसकी कॉस्ट और उसमें से जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी वो लेस करवाएंगे और हम उसे किस पे शो कर रहे होंगे? बुक वैल्यू पे शो कर रहे होंगे। तो ये वाली अंडर IAS 16 आएगी बट बुक वैल्यू, ये वाली अंडर IAS 40 आएगी बट ये भी किस में आएगी? हमारी बुक वैल्यू में शो हो रही होगी। और ये जो है वो हमारी अंडर IAS 40 का पार्ट जो है बन रही होगी बट ये किस में होगी? फेयर वैल्यू में होगी। सो सिंपली बता दिए कि प्रॉपर्टी 1 हेड ऑफिस है इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये PP का पार्ट बनेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हम इसको किस पर लेके चलेंगे? फेयर वैल्यू पर लेके चलेंगे, जो गेन है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और थर्ड भी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर सकते तो हम उसे किस पर रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो पहले का तो ये जवाब बनता है कि प्रॉपर्टीज़ हमने
किस तरह किस वैल्यू के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करनी होती हैं। फिर आगे सा हमारे पास कि उसने कहा है कि हमने एनालिसिस बताना है कि बताएं जी ओपनिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, क्लोजिंग वैल्यू क्या थी, क्या इंक्रीज़ हुआ है, क्या डिक्रीज़ हुआ है, इसका हमने एनालिसिस भी बताना है। तो इसके लिए सिंपल जो हम फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाते हैं ना, वो आपने बनाना है। सिंपल जो फिक्स एसेट स्केड्यूल है वो बनाएं, जो हम बना के सीखते आए हैं। आप पीपीई का अलग बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अलग बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो फेयर वैल्यू मॉडल पे होगी वो अलग होगी, जो कॉस्ट मॉडल पे होगी वो अलग होगी। अगर पीपी की बात करें तो ओपनिंग जो वैल्यू थी वो लेंगे। अब ओपनिंग वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 मिलियन थी, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी 1 मिलियन की, ये भी आ गई। फिर हम क्या करेंगे, उसको डेप्रीशिएट भी कर रहे होंगे। अब चूंकि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, इसमें से 5 लाख की बिल्डिंग है और लाइफ 40 साल है, तो क्या करेंगे, 5 लाख को 40 पर डिवाइड किया, ये फॉर द ईयर जो है वो क्या आ गई, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ गई, 12.5। क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी 7 साल से चला रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर थी, हर साल की डेप्रिसिएशन 12.5 ही है। 7 से मल्टीप्लाई किया तो ओपनिंग डेप्रिसिएशन मिली कितनी बनती है, 87.5। 87.5 प्लस 10.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग कॉस्ट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करवाएंगे, मेरे पास क्या आ रही है, कैरिंग अमाउंट। तो ये वो सेम स्केड्यूल है जो हम कहाँ पे बनाना सीख के आए हैं, जो हमने IAS 16 में सीखा है बनाने के लिए, वही हम क्या कर रहे हैं, इसमें बनाना सीख रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा चेंज वगैरह नहीं है। फिर अगर आते हैं हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, तो प्रॉपर्टी 2 जो है वो फेयर वैल्यू पे आ रही है। तो जो फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग फेयर वैल्यू, क्लोजिंग पे कितनी फेयर वैल्यू, अगर गेन हुआ है तो गेन लिख देंगे, अगर लॉस हुआ है तो लॉस लिख देंगे। फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसका भी हमें नहीं पता कि फेयर वैल्यू पे नहीं जानी, वो जानी है कॉस्ट मॉडल पर। हमने ये ईयर एंड पे ली थी 30 जून पे, 30 जून ईयर एंड पे हमने ली थी। तो अगर हम इसको डेप्रिशिएट करना चाहें तो ये भी कॉस्ट मॉडल पे आएगी, ओपनिंग कॉस्ट क्लोजिंग कॉस्ट सेम रहेगी, ठीक है। अब उसने हमें बता दी है कि इसकी लाइफ भी कितनी है, 50 साल है, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। 2000 इसकी कॉस्ट है और इसको 50 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब देखें यहाँ आपने 30 जून पे ली थी ईयर 2 के मिड पे, तो ईयर 2 का हाफ चली है, आधा साल। फिर ईयर 3, 4, 5, 6 नहीं, ईयर 3, 4, 5, 6, 7, तो 5.5 साल प्रॉपर्टी आपने अपने पास रखी है। तो आपकी पर ईयर डेप्रिसिएशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड 40 आती है, आप इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीवियस जो आपके पास 5.5 साल की ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो कितनी होगी, 220। ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ गई, ये फॉर द ईयर कैलकुलेट की, ये आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। तो जिस तरह से हम IAS 16 का फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाते आए हैं, सेम उसी तरह से उसी वे में हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए भी सेम स्केड्यूल बना रहे होते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली वगैरह नहीं होती। इस डैट क्लियर। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। अब ये ट्रांसफ़र्स के केसेस हैं कि जब हमने ट्रांसफ़र करना है तो गेन कैसे लिखना है और हमने लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, हम उसकी जो है वो हमने जो है सारा कुछ यहाँ पर देखना है, गेन कैसे निकालेंगे और लॉस हम किस तरह निकाल रहे होंगे। कहते हैं जी रिक्वायरमेंट है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ईयर एंड है हमारे पास 31 दिसंबर 2019 के लिए। कहते हैं एंटिटी ए हैज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू ₹1 मिलियन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, किस पे लिखी हुई है, फेयर वैल्यू पे, क्या है 1 मिलियन, ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, लाइफ कितनी 10 साल, और एंटिटी उसको इस्तेमाल कर रही है फेयर वैल्यू मॉडल पे IAS 40 पे। ऑन 30 जून 2019 इट वॉज डिसाइडेड टू यूज़ द बिल्डिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल।
फैसला क्या हुआ है कि मेरी बिल्डिंग जो IAS 40 में इस्तेमाल हो रही है उससे उठा के कहाँ पे इसको फेंक दिया जाए, IAS 16 में उसको मूव कर दिया जाए। और जिस दिन हम उसको मूव करने जा रहे हैं उस दिन फेयर वैल्यू कितनी है, 1.2 मिलियन है। ओके, एंटिटी ए यूजेस कॉस्ट मॉडल अंडर IAS 16। जब IAS 16 की बात करते हैं कॉस्ट मॉडल पे जाएगी और ईयर एंड के ऊपर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है, डैट इज़ अप टू 1.3 मिलियन। हमने क्या करनी है, इसको रिकॉर्ड करना है। ट्रांसफ़र भी है, वैल्यूएशन भी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें पेपर में आ रही होती हैं। ट्रांसफ़र के लिए हम ये रूल पढ़ के आ चुके हैं, जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र होगी, ये हमने बड़ा डिटेल में रूल पढ़ा है, डिस्कस भी किया है और टेबल ही बनाया हुआ था। जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र के ऊपर फेयर वैल्यू होगी वही क्या होगी, इसके लिए कॉस्ट जो है बन रही होगी। तो अब डेट ऑफ ट्रांसफ़र है हमारे पास 30 जून। क्या है, 30 जून। अब देखें, ओपनिंग 1 जनवरी 19 के ऊपर मेरे पास है फेयर वैल्यू 1 मिलियन। 30 जून को जब ट्रांसफ़र करना जाता हूँ, मार्केट से वैल्यू पता करता हूँ, वो तो हो गई है 1.2 मिलियन की। वैल्यू में हो गया इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब है ये मेरा क्या है, फेयर वैल्यू गेन है। तो फेयर वैल्यू गेन जब होगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें फेयर वैल्यू गेन के ऊपर जो है एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या कि जब मैंने कहा फेयर वैल्यू पे, तो मैंने इसको फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है, जिसकी वजह से अब मैं अपनी प्रॉपर्टी को 1.2 मिलियन का रिकॉर्ड करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी 2 लाख से, और ये इन्वेस्टमेंट इनकम गेन ये क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से। तो ये मेरे पास किसकी एंट्री हो जाएगी, फेयर वैल्यू की एंट्री जो है पास हो रही होगी। तो पहली एंट्री जो है वो तो हमने करनी होती है ये वाली। अब ट्रांसफ़र हो गया, इस डेट के ऊपर हमने कर दिया ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र हो गया तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी क्रेडिट, बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल दिया, और पीपी में ले गए तो पीपी मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 1.2 मिलियन से। अब हमने क्या करना है, इसको 31 दिसंबर आ गया उसने कॉस्ट मॉडल पे। अब जो कॉस्ट मॉडल पे आ गया 31 दिसंबर को हमने क्या करना है, इसको डेप्रीशिएट करना है। अब मैं इसको कितने का रिकॉर्ड किया है, कॉस्ट के ऊपर 1.2 मिलियन के ऊपर। अब ये आया है ईयर एंड के ऊपर, इसकी लाइफ कितनी थी मेरे पास, 10 साल थी। अब ट्रांसफ़र हुआ 30 जून को, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है मेरे पास, रिमेनिंग लाइफ मेरे पास बची है 9.5 साल। हम ये पढ़ के आ चुके हुए हैं, हम हमेशा रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ पे ही डिवाइड करते हैं। टोटल लाइफ मेरे पास कितनी थी, 10 साल की थी। आधा साल इस्तेमाल किया अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर ट्रांसफ़र कर दिया। जब ट्रांसफ़र किया, लाइफ कितनी है रिमेनिंग मेरे पास, 9.5 साल है। 9.5 पर डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगी फुल ईयर डेप्रिसिएशन। अब चूंकि ये तो जुलाई से लेके दिसंबर तक डेप्रिसिएट होनी है, इसको 6/12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इस रेलिवेंट पीरियड की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। ठीक है। तो ये हम एंट्री पास करेंगे। अब चूंकि उसने हमें बता दिया है कि ये कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रही है, तो जो ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। अगर होती तो मैं इसको फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर चल रहा होता, बट नाउ दैट विल बी इररेलेवेंट। ये क्या होगी, इररेलेवेंट कंसीडर हो रही होगी। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं। रिक्वायरमेंट है जी, हमने इसकी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। ईयर एंड है हमारे पास 31 दिसंबर 2019। एंटिटी बी हैज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू 1 मिलियन की ऑन 1 जनवरी 2019 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। एंटिटी बी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल। ऑन 30 जून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डेवलप द प्रॉपर्टी एंड यूज इट फॉर सेल ऑफ प्लॉट्स। देखिए, सेल ऑफ प्लॉट्स की बात करेंगे तो ये किसका पार्ट बन जाएगी, ये हमारे IAS 2 का पार्ट बन जाएगी, इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी। एट दिस डेट फेयर वैल्यू वॉज ₹1.2 मिलियन, और डेट क्या उसकी 1.2 मिलियन थी। ऑन 31 दिसंबर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ इंक्रीज टू 1.3 मिलियन। अब देखिए साहब, वही है, आपने जब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल देखना है ना, अब देखिए आई कैप में अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सवाल बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, और एग्जामिनर को उसको लग गया पता कि बच्चों का ये वाला एरिया जो है वो स्ट्रगलिंग एरिया है,
उसने आपको रगड़ना, साफ सीधी बात है, उसने जो है वो क्या करना है, आप लोगों को इस एरिया में रगड़ा लगाना है। देखिए असूल जो है ना वो याद रखना है। देखें जब भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में और अगर वो प्रॉपर्टी IAS 40 का पार्ट बन रही है तो रिमेंबर आपने देखना है मॉडल कौन सा है। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है ना, फिर कहानी अलर्ट, फिर कोई भी चीज़ हो रही है फेयर वैल्यू मॉडल आपने लेके चलनी है। अब उसने प्रॉपर्टी ली 1 जून को कितने की, 1 मिलियन की। 30 जून को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी कितनी होगी है, 1.2 मिलियन की। जब ट्रांसफ़र्स होंगे, जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, अब ट्रांसफ़र बेशक 16 से हो, बेशक IAS 40 से ट्रांसफ़र हो, बेशक टूवर्ड IAS 16 हो, बेशक टूवर्ड IAS 2 हो, कहीं भी ट्रांसफ़र हो रहा हो, रिमेंबर उस डेट की, और ये वहाँ लेक्चर में भी बताया हुआ है आपको, जो आपका डेट ऑफ ट्रांसफ़र होगा, डेट ऑफ ट्रांसफ़र की फेयर वैल्यू जो है वो इन लोगों के लिए क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट वगैरह जो है ट्रीट हो रही होगी। अब देखिए डेट ऑफ ट्रांसफर फेयर वैल्यू कितनी है, 1.2 मिलियन। हमने कितने का लिया, 1 मिलियन का। तो पहले क्या सीन होगा, पहले हमने 1 मिलियन से उठाना है और 1 मिलियन से उठा के कहाँ पे लेके जाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 1.2 मिलियन का। अब 1 मिलियन से उठा के अगर 1.2 मिलियन पे जाएगी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो डेबिट हो जाएगी और ये हमारे पास गेन आ गया। किस दिन आया, 30 जून को हमने ये गेन रिकॉर्ड कर दिया। जब हमने गेन रिकॉर्ड किया इसका मतलब अब मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसके ऊपर है, 1.2 मिलियन पे है। फिर इस डेट पे हमने डिसाइड किया कि हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उठा के कहाँ पर शिफ्ट करवा रहे हैं, IAS 2 के ऊपर जो है वो शिफ्ट जो है वो करवा रहे हैं, इसके ऊपर इन्वेंट्री के ऊपर। तो अब क्या होगा, हमारा इन्वेंट्री में जब जाएगी तो इन्वेंट्रीज हमारे डेबिट हो जाएंगी इसी वैल्यू से, 1.2 मिलियन से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब चूंकि इन्वेंट्री का पार्ट बन गया है तो फेयर वैल्यू जो है उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, वो हमारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? कहता है जी आई एंटिटी सी हैज़ प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज अ वेयर हाउस, इस्तेमाल हो रही है एज अ वेयर हाउस। अब जब वेयर हाउस की बात हो रही है, यू आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी अंडर IAS 16 कैरिड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 मिलियन। कितने की ली हुई है आपने, आपने उसकी कॉस्ट लिखी हुई है कितने की, 1 मिलियन की, ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक है, विद रिमेनिंग लाइफ 10 साल। एंटिटी सी यूजेस कॉस्ट मॉडल, कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रही है, कॉस्ट मॉडल अंडर IAS 16 फॉर इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, 30 जून को प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड, प्रॉपर्टी खाली हो गई है एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि हम इसे किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इसको इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल करेंगे। एट दिस डेट, इस तारीख को फेयर वैल्यू कितनी है, 1.2 मिलियन है, और एंटिटी ने क्या कह दिया है, हमने इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे क्या करना है, लेके जाना है, इस पे फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर। 31 दिसंबर को ईयर एंड आया, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी 1.3 मिलियन की। ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड एट अ टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ ओनली। हमने इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। सर ये है असल ट्रांसफर का केस। देखो मैं आपको फिर यहाँ पे दोबारा रूल लिख के देता हूँ। रूल नंबर 1 कि दैट इज फ्रॉम IAS 40 टू IAS 2 या IAS 16। हम इस पर अभी पढ़ के आ चुके हैं, अभी हमने रिसेंटली इसकी एग्जांपल्स भी की हैं, सॉल्व भी की हैं, एंड वी क्लियरली स्टडीड दैट कि एट दैट टाइम जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र होगी, जो क्या होगी, हमारी डेट ऑफ ट्रांसफ़र होगी, हमें इस डेट की फेयर वैल्यू चाहिए और हम क्या करेंगे, हम इस डेट की फेयर वैल्यू से क्या कर रहे होंगे, हम इसको मूव कर रहे होंगे जब हम उसको IAS 2 में रिकॉर्ड कर रहे हैं या हम उसको IAS 16 में रिकॉर्ड करें। अभी हमने ये पढ़ा। अब देखें, अब सेकंड रूल है जो हमारे लिए, जिसको हम लेके चल रहे हैं, डैट इज़ क्या, कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं IAS 16 पे, और 16 से हमने जाना है कहाँ पे, IAS 40 पे। डन।
अगर वो कहता है कि IAS 40 के ऊपर हमने फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है तो हम प्रॉपर्टी को लेकर जाएंगे फेयर वैल्यू पे। लेकिन जब हम यहाँ से उठ के यहाँ पे जा रहे हैं तो जो ट्रांसफ़र की डेट होगी हमें उस डेट पे क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू। क्या चाहिए हमें, हमें उस डेट के ऊपर क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू। बिकॉज कैरिंग वैल्यू से हमने फेयर वैल्यू पे मूव करना है तो उसके हिसाब से मेरा गेन आएगा या उसके हिसाब से मेरा लॉस जो है आ रहा होगा। अब मुझे चाहिए कैरिंग वैल्यू। देखिए जी, एसेट जो है वो कितने का था, 1 मिलियन का था। लाइफ कितनी थी, 10 साल थी। और हमने 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या होगा, देखें 1 मिलियन 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 50,000 जो आती है इसकी डेप्रीसिएशन आती है। तो जब हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो पहली एंट्री तो हमारी 30 जून को पास हो रही है बिकॉज हमें चाहिए कैरिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। जब हम ये एंट्री पास कर देंगे तो इसका मतलब मैंने डेप्रिशिएट कर दिया। अब मुझे पता है जब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है तो मेरे पास एसेट जो है डैट इज़ फॉर 1 मिलियन, इसमें से 50,000 की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो गई है और 9,50,000 जो है डैट इज़ द कैरिंग वैल्यू ऑफ डैट एसेट। ये है बुक्स में वैल्यू। मैं इसको कहाँ पे लेके जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। और जिस दिन लेके जा रहा हूँ उस दिन डेट के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 1.2 मिलियन है। तो 9.5 लाख से बढ़ के कितनी होनी है, 1.2 मिलियन पे। तो क्या होगा, ये हमें गेन जो है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें इस गेन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गेन को, बिकॉज हमें चाहिए उस दिन की वैल्यू जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो कैरिंग वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 9.5 लाख, अब कितनी हो गई है, 12 लाख। तो क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो PPE मेरा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा इस डिफरेंशियल अमाउंट से। और जो गेन आया इस रीवैल्यूएशन पे वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है अपनी प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू के ऊपर। अब इस फेयर वैल्यू से ट्रांसफ़र हो रही है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगा और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा। जब ये एंट्री पास करूँगा तो हमारा ट्रांसफ़र जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ईयर एंड पे हम दोबारा करेंगे। प्रॉपर्टी मेरे पास 1.2 मिलियन की थी, 1.2 मिलियन से हमने बड़े कितने पे कर दी है, 1.3 मिलियन की कर दी है। तो 1 लाख का गेन आएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो क्रेडिट हो रही होगी। तो ये ट्रांसफ़र जो है ये क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। जर्नल एंट्री हमने पास करनी है 31 दिसंबर 2019 की। एंटिटी डी हैज़ अ कमर्शियल शॉप हेल्ड फॉर रीसेल इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो ये अंग्रेज़ी मैं आपको बताता हूँ, मैं लाइक फिज़िकली भी SBI में पढ़ा रहा हूँ, नियर पीयर पे भी हूँ, KM के ऊपर भी हूँ, मल्टीपल वेंचर्स पे ना बच्चों से डील कर रहा होता हूँ। एक कॉमन चीज़ आज तक जो मैंने आइडेंटिफाई किया और रिसेंटली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि बच्चे सवाल ही प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते, रीडिंग नहीं करते। सवाल अगर प्रॉपर्ली पढ़ रहे हों तो उनका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो बच्चे सवाल प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रहे हो तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं। सवाल पढ़ें, हर एक चीज़ जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करें। अब इसका ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि वो प्रॉपर्टी की रीसेल करता है, मतलब इसने ये प्रॉपर्टी अपने ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रखी हुई है, IAS 2 में रिकॉर्ड की हुई है। IAS 2 का मतलब क्या है, इसकी इन्वेंट्री का पार्ट जो है वो बनी हुई है। कब है, 1 जनवरी 2019 को। ऑन 30 जून इट वॉज गिवन ऑन रेंट टू अ लोकल बिजनेस रेदर देन कीपिंग गुड फॉर रीसेल। आप इसको रेंट पे दे दी है और उसकी फेवरेट कितनी थी, 1.2 मिलियन थी। 31 दिसंबर ईयर एंड है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ इंक्रीज टू 1.3 मिलियन। एंटिटी डी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। हमने इसकी जो एंट्री पास करनी है, भाई देखो IAS 2 से उठा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, हम IAS 40 में लेके जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हैं। यहाँ पे जब आपने इन्वेंट्री पे रिकॉर्ड की हुई है तो वो प्रॉपर्टी है 1 मिलियन की। जब आप इसको उठा के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डालेंगे फेयर वैल्यू बताइए कितने की आएगी, 1.2 मिलियन की आ रही होगी।
तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हम डेबिट कर देंगे किससे, 1.2 मिलियन से ही हम क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। इन्वेंट्री मैंने लिखी 1 लाख मिलियन की थी, ये किससे होगी, 1 मिलियन से। अब 1 मिलियन से 1.2 मिलियन पे गए हैं, हमें गेन होगा कितने का, 2 लाख का। तो ये किसका पार्ट बनेगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है बन रहा होगा। सिंपल सी डाटा है, डेट ऑफ ट्रांसफर तो मेरी ये एंट्री हो जाएगी। फिर ईयर एंड के ऊपर हम 1.2 से बढ़ के 1.5 चले गए हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 लाख से डेबिट हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगी। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर जो गेन आए होंगे वो किसका पार्ट बनेंगे, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है बन रहे होंगे। इज दैट क्लियर? एक और सवाल देखते हैं, कहता है जी डिस्कस हाउ द अबव शुड बी डील्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ CL for the year ended 31 December 2020 in accordance with the requirement of relevant standard IFRS. You have recently joined as the finance manager of Corvil Limited. Just assuming that कि you, आप लोग कौन है, फाइनेंस मैनेजर, assumption भी नहीं हो रही वैसे मेरे से। While reviewing the draft financial statement for the year ended 31 December 2020 prepared by junior accountant, हाँ ये अभी आप हो सकते हैं कि you are junior accountant. You have noted that CL acquired a 3-story building on 1 March 2020. ओके, अब देखें ये सवाल थ्योरेटिकल पास पेपर का है, हाईलाइट कर लें भाई, ये बिल्डिंग कब ली है, इस तारीख पे ली है। CL uses the ground floor for its marketing department while remaining 2 floors were in excess of CL's need and therefore was rented out. ठीक है, the first floors were rented out on 1 June, second floors were rented out on 1 December. ओके, अब ये है पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग में एक फ्लोर जो खुद भी इस्तेमाल में IS सेक्शन का पार्ट बनेगा, जो 2 फ्लोर हमने रेंट आउट किए हैं वो IS 40 का पार्ट बनेंगे। अकाउंटेंट हैज़ रिकॉर्डेड द बिल्डिंग एज PP। ये अकाउंटेंट का एफरॉन का पेपर पास नहीं हुआ होगा, जाके क्या कर लिया होगा इसने, जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर हायर हो गया, तो पता नहीं भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये, उसने पूरी बिल्डिंग किसका पार्ट बना दिया है, PP का पार्ट बना दिया है। और उसने ग्राउंड को, फर्स्ट को, सब को डेप्रिशिएट भी कर दिया 1 मार्च से, जून से और दिसंबर से। द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ CL इज टू कैरी लैंड एंड बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू वेयर एवर परमिटेड बाय IFRS। बताएं जी कैसे ट्रीट होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो IS 16 का पार्ट बनेगा उसको हम प्रॉपर्टी के वैल्यू का पोर्शन करेंगे, जो IS 16 में आती है वो वैल्यू लिखेंगे और उसको जो भी रेलेवेंट लाइफ होगी उसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। और जो IS 40 का पार्ट बनेगा हम उसको IS 40 में ही लेके चलेंगे, क्योंकि उसने कह दिया फेयर वैल्यू के ऊपर हम उसको ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज होगी हम उसका लिख देंगे फेयर वैल्यू गेन, अगर फेयर वैल्यू कम होगी तो हम क्या लिख देंगे, उसका फेयर वैल्यू लॉस लिख रहे होंगे। अब चूंकि इसने पूरी बिल्डिंग का डेप्रिशिएट कर दिया हुआ है तो जो पार्ट IS 40 से रिलेट कर रहे हैं, इसने जो इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर देंगे, हम सिर्फ इसकी ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। और जो इसने सारे का सारा IAS 16 का पार्ट बना दिया हुआ था, हम ये जो IS 40 का पार्ट बनता है उसको IAS 16 से रिमूव करेंगे और किस में लिख देंगे, IAS 40 में लिख देंगे। और जो फेयर वैल्यू गेन होगा, यहाँ जो फेयर वैल्यू लॉस हो रहा होगा, हम क्या कर रहे होंगे, हम उसको भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सो ये हमारी एग्जांपल थी जिसमें उसने एक थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट हमसे मांगा था और ये 8 नंबर का सवाल आप कह सकते हैं पेपर में आ सकता है। इज दैट क्लियर?